नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कोरोना रात में आता है इसलिए नाइट कर्फ्यू है। कोरोना शनिवार और रविवार को आता है और इसलिए कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू है। कोरोना स्कूलों में आता है इसलिए स्कूल बंद है। कोरोना शादियों में पनीर खाने आता है और इसलिए शादियों में पाबंदी है। लेकिन कोरोना रैलियों में नहीं आता, इसलिए रैलियां खुलेआम हो रही हैं, धड़ल्ले से हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की बात भी करना बेमानी है। कहीं 50,000 लोग जुटे हैं, कहीं 1 लाख लोग। रोड शो हो रहे हैं, कोई जन विश्वास यात्रा निकाल रहा है, कोई विजय यात्रा निकाल रहा है। कहीं कंबल बांटने के नाम पर भीड़ है तो कहीं मैराथन में भगदड़ है। आखिर सियासी लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? क्या सियासी दल आगे आकर कहेंगे कि हम रैलियों के विरोध में हैं? रैलियों में भीड़ के नजारे ऐसे हैं जो खौफ से भर देते हैं। यूपी में कांग्रेस ने आगे बढ़कर मैराथन दौड़ के सभी कार्यक्रमों को रद्द किया है और बड़ी रैलियों से दूरी बनाई है। क्या 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, अकाली दल और भी बाकी सभी छोटे छोटे दल आगे आकर कहेंगे कि रैलियों को, रोड शो को रद्द किया जाए? क्या चुनाव आयोग इसे लेकर कोई पहल करेगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो चलिए, बेहद अहम मुद्दा है क्योंकि रात में आएगा कोरोना, रैलियों में घबराएगा, बहरूपिया है ये। लेकिन सबसे अहम सवाल देखिए यही है कि तनाव पर आखिर चुनाव भारी क्यों है? और इसी पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है प्रवक्ता कांग्रेस के स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैन जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। आशीष जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। 5 राज्य के चुनाव है, सभी पर जिम्मेदारी है चुनाव में जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और इसलिए रैलियां हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुंबई में 15,000 नए मामले एक दिन में सामने आते हैं, 1800 से ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं और दूसरे राज्यों में भी अमूमन यही हाल है, तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए मौजूदा स्थिति में? श्वेता जी, ये विषय बहुत अच्छा है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, आप देखिए, और पूरा देश उसको लेकर के आक्रोशित है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में बहुत भारी चूक हुई है और कांग्रेस पार्टी और उनके नेता खुश हैं। आप देखिए, इनके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं कि हाउ इज़ द जोश। आप देखिए, इनका जो यूथ कांग्रेस है वो एक ट्वीट करता है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि ये कर्मों का फल है। तो कांग्रेस पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि उनके कौन से कर्मों का फल है जिसके कारण से देश की जनता ने 2 आम चुनाव में उनका मुख्य विपक्षी पार्टी का जो दर्जा है उसको भी जो है नकार दिया है। आशीष जी, बिल्कुल अहम मुद्दा था और इसलिए हमने शाम 5 बजे इस पर चर्चा भी की है। लेकिन अगर टू द पॉइंट बात करें, जो सवाल था, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। बिल्कुल यह मुद्दा था और इस पर चर्चा भी जरूरी थी। अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन भारत में एक संवैधानिक संस्था है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी इलेक्शन कमीशन इस बारे में गाइडलाइन तय करेगा, पार्टी पूरा उसका अनुसरण करेगी। पहली बात तो ये। आप देखिए, थोड़े दिन पहले जब बैठक हुई थी इलेक्शन कमीशन की, उसमें सभी पार्टियां गई थी, तो एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने कहा कि साहब हमको चुनाव टलने चाहिए। सबने कहा कि साहब चुनाव समय पर होने चाहिए। जहां तक अभी आप बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो अपनी रैलियां हैं उसको रद्द कर दी है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें राजनीतिक स्थिति की, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ 3 में है, ना 13 में है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही गंभीर होती तो वो पंजाब की रैलियां भी रद्द करती, उत्तराखंड की रैलियां भी रद्द करती और गोवा की रैलियां भी रद्द करती। आप देखिए, इसी 9 तारीख को वहां प्रियंका गांधी जी भी जा रही है, जहां पे अल्मोड़ा में उनकी रैली है, श्रीनगर में उनकी रैली है। और कोरोना कोई बॉर्डर नहीं देख रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में तो आएगा लेकिन उत्तराखंड में नहीं आएगा। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, कांग्रेस को थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहिए। आप देखिए, ये तो आप देखिए कि इनको तो संघर्ष करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि क्योंकि ये राज्य या दायरे नहीं देखेगा कोरोना भी, और इसलिए बचाव हर किसी को करना है। लेकिन प्रदेश की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं। क्या इस बात से आप सहमत है कि बिल्कुल चुनाव को हम रद्द नहीं कर सकते, चुनाव होना चाहिए, लेकिन प्रचार के तरीकों में कुछ बदलाव किया जाए? लाखों भीड़ तो वही एकत्रित हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक विजन है डिजिटल इंडिया को लेकर के, और आज देश में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि हम, आप देखिए कि वीसी के माध्यम से सारी मीटिंग्स हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 का जो कैंपेन किया था, आप देखिए उसके अंदर भी हमने तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो इन प्रयोगों में बहुत आगे है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी गाइडलाइन देता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरा तरह उनका अनुसरण करेगी।
ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अब जैसा कि आशीष जी बोल रहे थे, आपने भी सुना कि दोहरा चरित्र कांग्रेस अपना रही है। अगर रैलियां रद्द यूपी में की तो बाकी जगह भी रैलियां हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर सीएम अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल बेहद अहम है कि चुनाव तो रद्द नहीं किए जा सकते, लेकिन जहां भीड़ एकत्रित हो रही है उस पर कहीं ना कहीं तरीकों पर बदलाव होना चाहिए प्रचार को लेकर। देखिए श्वेता जी, अशोक जी गहलोत साहब ने जो ट्वीट किया उसके मायने हैं, उन्होंने ये बताया कि चुनाव रद्द नहीं हो सकते, चुनाव आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमने देखा था कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब पीक पर थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निकाय चुनाव तक आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। तो इसी उसमें उन्होंने ये कहा कि जब चुनाव हो रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, फैल चुकी है, कई राज्यों में आ चुकी है, तो इस परिस्थिति में एक चुनाव प्रचार का तरीका बदलना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि आप जो टाइम स्लॉट है टीवी चैनल्स पे या ऑल इंडिया रेडियो पे, इन सब जगह पे टाइम स्लॉट्स हर पार्टी को दे दें और वो अपना अपना वहां पे प्रचार करें और रैलियों पर रोक लगाएं। रैलियों से जो भीड़ इकट्ठी करने से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहल कर चुकी है, बाकी पार्टियों को अपना निर्णय लेना है। और कांग्रेस पार्टी ने जो पहल की है वो जन सरोकार को देख करके की है। बाकी पार्टियां क्या निर्णय लेंगी, क्या जनता के प्रति उनका सरोकार है, जनता के प्रति उनकी निष्ठा है या उनका क्या चरित्र है, वो तो वही जाने, लेकिन वो बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आशीष जी ने एक पंजाब का सवाल उठाया था। पंजाब की हकीकत अब पूरे मीडिया के द्वारा पूरे देश के सामने आ चुकी है। वहां पे रैली रद्द केवल इसलिए हुई थी कि वहां भीड़ नहीं थी। और जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस सरकार के कारण, कांग्रेस सरकार ने नहीं रोकी, प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की होती है, एसपीजी की होती है। उस मुद्दे पर नहीं जाते, तो मैं उसी को कह रहा हूँ कि रैलियां कोविड को लेकर जिस तरह से मामले सामने आ रहे, दूसरी तरफ चुनाव है, चुनाव प्रचार हो रहा है, रैलियां बिल्कुल हो रही है ना श्वेता जी। अभी हम डिबेट कर रहे हैं कि रैली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस डिबेट में चूंकि ये एक मुद्दा बन गया है, क्या रैलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे को दबाने के लिए ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपनी रैली वहां रद्द करके ये झूठे आरोप लगाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो आज देश की सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, आपको कोरोना मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको जाकर के घोषणा करनी चाहिए थी रैलियां ना हो। हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, या चुनाव आयोग को सुझाव देना चाहिए। ये गाइडलाइंस तो केंद्र सरकार को बनानी ही चाहिए, वो क्यों नहीं बना रहे हैं? किस बात इंतजार उसी को लेकर। मिथिलेश जी, आम जन की जान पर भारी पड़ रहे हैं ये रैलियां, क्योंकि ये रैलियां ही नजर आ रही है। अभी तो आप एक तरफ गाइडलाइन है, एकत्रित नहीं होना है, भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीजें कही जा रही हैं, लेकिन क्या जहां रैलियां हो रही हैं, जहां चुनाव है, क्या वहां पर इससे इंप्लीमेंट किया जा सकेगा? देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो यह कि ये जो रैलियों में जो रेला उमड़ रहा है वो खतरनाक खेला कर सकता है, ये अभी आम आदमी के जहन में आ रही है। और अशोक गहलोत का जो आइडिया है वो सच में बहुत दमदार आइडिया उन्होंने दिया है। और अशोक गहलोत ऐसे आइडिया देने के लिए, कोरोना काल के अगर हम शुरू से स्टडी करें तो हम पाएंगे कि अशोक गहलोत में एक क्वालिटी है कि वो जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है, मानवता से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है, उसमें वो आगे जाके पहल करते हैं। अगर हम कोरोना की देखें तो यूथ को जब वैक्सीन देने का मामला था तो अशोक गहलोत ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और 3,000 करोड़ का अलग से बजट आवंटित किया। अभी भी बूस्टर डोज के लिए लिखा, बच्चों की वैक्सीन के लिए लिखा। तो अशोक गहलोत को कई मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर वो सोचते हैं और कई आइडियाज जो नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके स्वीकार किए, प्रधानमंत्री ने भी। तो जो मानवता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी बॉडी में, या आपके ये इनबिल्ट कई आदमी के डीएनए में शामिल होता है कि हम मानवता के बारे में सोचे। तो लेकिन एक मुद्दे पर वो फेल हो गए, जो मुद्दा था नई साल का, जो आज प्रसादी लाल मीणा स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमसे बड़ी चूक हुई है कि हमने 31 के दिन 2 घंटे का जो समय खोला और आसपास के राज्यों में होटलें बंद थी, तो हमने टूरिज्म को तो बूम दिया लेकिन कोरोना को न्योता दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी को ध्यान में रखकर किया गया उससे जयपुर में विस्फोटक हालात बने। लेकिन जो ये आज ये प्रपोजल दिया गया है वो आज इंडिया, जो कभी राजीव गांधी ने सपना देखा था कि भारत आईटी क्रांति का जनक बनेगा, भारत आईटी क्रांति का हब बनेगा, वो सच में आज साकार हो गया है। इस कोरोना काल में ये साबित हो गया है कि सारी दुनिया आईटी के ऊपर चल रही है। तमाम एजुकेशन से लेकर तमाम बिजनेस मॉडल आज इस पर आ गए हैं। तो ऐसे में जो आज अशोक गहलोत ने आइडिया दिया है सीएम ने, वो बहुत पॉजिटिव आइडिया है और चुनाव आयोग उस पर विचार कर सकता है। जैसा लास्ट के मूवमेंट में हमने देखा था, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हमने देखा था
कि जो बीजेपी की रैलियां थी वो वर्चुअल रैलियां होना शुरू हो गई थी। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव साइन है। जो पॉलिटिक्स केवल मार काट एक दूसरे को नीचा ऊपर दिखाने का दौर है, उस दौर में जहां मानवता के ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा है, अशोक गहलोत ने एक सियासी जादूगर का एक असर दिखाते हुए इस सियासत में भी आज वहां रैली का लेकर मुद्दा हुआ पंजाब में, तो एक तीर से दो शिकार किए अशोक गहलोत ने। एक तीर से यह शिकार किया कि आम जन में मैसेज किया कि रैली नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैसेज, वो सीधा उस रैली पर कोई अटैक नहीं करना चाहते थे और उन्होंने सीधा घुमाकर उस बात को कह दिया कि ये रैलियां ऐसे हो तो प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, दिल्ली में बैठकर ही कर दो। तो अशोक गहलोत कई तरीके से सोचते हैं, उनके सोचने के अंदाज कई हैं, उसमें एक आज अनोखा अंदाज उन्होंने साबित किया। अब इस पर क्या इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या फैसला लिया जाता है या एज इट इज चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अहम बात आपने कही। लेकिन आशीष जी, अभी जिस तरह से अगर हम सिर्फ चुनाव को एक तरफ रखें लेकिन कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है और लगा देना चाहिए? क्योंकि सिर्फ नाइट कर्फ्यू से या वीकेंड कर्फ्यू से आपको लगता है ये कंट्रोल हो पाएगा, इससे पहले कि और आंकड़े बढ़े, स्थिति भयावह हो? श्वेता जी, मैं इस पर जवाब दूंगा। आप देखिए कि जहां तक रैली की बात है, कोरोना का विस्फोट देश में सभी बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, जयपुर की बात करें, आप देखिए नोएडा में भी काफ़ी केस आए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी जो कल की जो रैली है वहाँ पे उसको कोरोना के कारण ही रद्द किया है। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत संवेदनशील है इसको लेकर के, और ये बड़ा एक संवेदनशील इशू है। हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके कारण जनता की जो जान है वो खतरे में पड़े। आप देखिए, और जहाँ तक आपने पूछा है कि हमको जो है गाइडलाइन की जहाँ तक बात है, आप देखिए कि हम वीकेंड कर्फ्यू लगाते हैं और नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। देखिए श्वेता जी, होता क्या है, नाइट कर्फ्यू से होता क्या है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आता है जनता में कि अब कोरोना बढ़ रहा है, हमको सतर्क रहना है। ये बात आपकी सही है कि ऐसा नहीं कि कोरोना दिन में ही आएगा, दिन में नहीं आएगा और रात में आएगा, वीकेंड पे जो है वो प्रभावित करेगा, वीकडेज में उसका ऑफ रहता है, ऐसा नहीं होता है। आपकी बात सही है। लेकिन अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है, जब वो नाइट कर्फ्यू लगाती है, उस पर सख्ती करती है, तो कहीं ना कहीं जनता में एक भय बनता है कि अब कोरोना थोड़ा व्यापक रूप से बढ़ रहा है, तो हमको सबको सतर्क होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है जनता के दिमाग में, तो ये एक अच्छा कदम होता है। बिल्कुल। लेकिन स्वर्णिम जी, लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े कितनी तेजी से डबल ट्रिपल हो रहे हैं। कल के आंकड़ों से अगर आज कंपेयर करें या पिछले 4 दिनों में कंपैरिजन किया जाए, लगता है कि अगर लॉकडाउन जैसा फैसला लेना है तो ले लेना चाहिए अभी, ताकि इसे वक्त रहते कंट्रोल कर दिया जाए, क्योंकि बाद में तो रास्ता यही बचेगा। देखिए, आज की जो परिस्थिति है और जो दिख रहा है उसमें लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। मैं उसके कारण बताता हूँ आपको। ये मरीज तो हमें नजर आ रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ सिस्टम पे देखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखेंगे, उस पर उतना प्रेशर नहीं है अभी। और इससे ये प्रतीत होता है कि जो इन्फेक्शन है वो उतना कंटेजियस तो है, लेकिन वो कहना चाहिए कि उतना नुकसानदेह नहीं है लोगों के लिए। और जो टेस्ट है वो जितने बढ़ रहे हैं उसमें पता पड़ रहा है कि लोगों के बीच में कहना चाहिए कि वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं देख रहा था, कई विशेषज्ञों के आर्टिकल भी आए थे, बोले टेस्टिंग की बजाय हमें चिकित्सा फैसिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो उनके भी पॉजिटिव आ सकते हैं जिनको 3 महीने पहले कोरोना हुआ हो, डेड एंटीबॉडीज भी होती हैं। तो ये सब चीजें हैं। अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रेशर में नहीं है, इसलिए लॉकडाउन की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे। लेकिन चूंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें हमने पहली वेव देखी, दूसरी भी देखी, पहली घातक नहीं थी, दूसरी घातक रही, तो अब क्या आगे परिस्थिति होगी ये अभी कोई नहीं जानता। इसलिए बचाव के उपाय हमें अपनाने चाहिए। जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उनको सबको अपनाना चाहिए। और सबको पता है ये कोई नई बात नहीं है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है अपने आप को, आपको डिस्टेंसिंग रखनी है, ये सब लोग जानते हैं। और अब जब परिस्थितियां जिस तरह की उत्पन्न हुई हैं उसमें यदि गाइडलाइंस की लोग पालना करें तो निश्चित रूप से हम इसको रोक सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। सरकार चाहती नहीं है कि कोई सख्त कदम उठाए, क्योंकि गाइडलाइंस रूल्स नहीं होते। लेकिन अगर परिस्थिति नहीं संभली, लोग नहीं संभले, लोगों ने गाइडलाइंस की पालना नहीं की, तो किसी भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति में सरकार सख्त कदम उठाएगी निश्चित रूप से। मिथिलेश, ये देखिए, ये तो मुमकिन नहीं लगता कि पार्टीज के नेता सामने आए और ये कहें कि नहीं आप तो रैलीज को बंद करिए, क्योंकि ये रैली ही माध्यम होता है चुनाव के पहले जो अपनी बात रख सकते हैं, और इसे कोई भी नहीं चाहेगा कि कम किया जाए। अब फैसला तो चुनाव आयोग को ही लेना, जो फैसला लिया जाएगा उसे सब इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वक्त रहते भी इस पर फैसला ले लेना चाहिए? अगर हमसे राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ के नेता तो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, अगर इसका इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिव तौर पर भी, तो भी पूरे देश में पड़ेगा, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर भी।
देखिए श्वेता जी, रैली का संबंध अपनी बात पहुंचाने के साधन तो नेताओं के पास बहुत है। मूल इसका कारण है शक्ति प्रदर्शन। कोई भी रैली किसी मैसेज के लिए नहीं होती, अपनी पावर का डिस्प्ले होता है, एक बड़े बोर्ड पर डिस्प्ले होता है। और हर पॉलिटिशियन को पता है कि पॉलिटिक्स में 1 से 3% वोट फ्लोटिंग वोट होते हैं, और फ्लोटिंग वोट को कन्वर्ट करने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए एक मात्र साधन है रैली। क्यों? रैली के बाद लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं। जब रैली से निकल के जाते, साहब रैली में इतने लोग थे, लोगों में जोश था, रैली में लोग ऐसा कह रहे थे, इस नेता के लिए जिंदाबाद किया, इस नेता के लिए मुर्दाबाद किया। तो ये जनता का एक लाइव लिटमस टेस्ट होता है रैली। इसे रैली पॉलिटिकल वेपन, बहुत बड़ा वेपन है, और बीजेपी की सक्सेस के पीछे रैलियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस रैली को, चाहे इंदिरा गांधी जी के टाइम देख लीजिए, रैली माउथ पब्लिसिटी जो टच में होता है, जो एक आई कनेक्शन होता है, एक मैसेज होता है, सीधा उसकी बॉडी लैंग्वेज नेता की पढ़ते हैं, उसके जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जनता उसको परीक्षण करती है। तो रैली के बिना चुनाव का एक वो जो जश्न है, वो जश्न फीका रहता है। जैसे शादी में वरमाला नहीं डाला हो तो शादी का मजा नहीं आता, वैसे ही चुनाव हो, रैली नहीं हो तो नेता को मजा नहीं आता, जनता को मजा नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा जश्न है। लेकिन अभी मौके पर तो ये मजा ही तो सजा बन जाएगी। देखिए, मजा सजा बन जाएगा। इसको रोकने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट विजन चाहिए कि कई गांवों में इंटरनेट नहीं है, आप उनको कैसे करोगे? इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान अभी अमेरिका नहीं बना है। हमने भले हम बहुत लंबी लंबी बातें कर ले, कई गांवों में स्कूलें नहीं खुली, अभी हिंदुस्तान में पानी नहीं है। तो वो जो तमाम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम इंटरनेट से वोटिंग करा लें, इंटरनेट से हमारी मैसेज को रैली कर दें। और जो एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान का, उसको प्रभावित करने का एकमात्र साधन है रैली। और इसी बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी कम है कि बहुत कम है। देखिए, बहुत कम है। अगर कोई बिल्कुल ही चुनाव आयोग शक्ति पर आ जाए तो बात अलग है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग पर ये दोबारा प्रेशर क्रिएट करके चुनाव को शिफ्ट करा ले, क्योंकि अगर हालात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे बढ़ेंगे तो नेचुरल है आगे, क्योंकि मजा नहीं आएगा। शादी में ढोल तमाशे ना हो, वरमाला नहीं हो, और खाना पीना नहीं हो, डांस नहीं हो, तो वैसे ही रैली है। आमजन में तनाव तो है इस बात को लेकर कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव जो है वो इस पर भारी पड़ता नजर आता है। आशीष जी, ठीक है, अपने अपनी मत है, राय है, कोशिशें भी हर कोई यही कर रहा है कि आंकड़े भी ना बढ़े, चुनाव भी वक्त पर हो जाए। लेकिन सीएम ने जो ट्वीट किया, ट्वीट कर जो बात कही, आप उससे तो एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, देखिए, सीएम की कई बातों से भारतीय जनता पार्टी सहमति रखती भी है, और कई बातों पे जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहता भी। आप देखिए कि सीएम ने, आपको ध्यान हो तो अभी ट्वीट किया था कि सब बूस्टर डोज की बात है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार इस बात को कह रखा है कि भाई हमको ये निर्णय राजनीतिक रूप से नहीं लेना है, ये जो हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टरों की राय है उसके आधार पर ये तय होगा कि भाई आपके अंदर कितनी एंटीबॉडीज बन रही है, उसका डिटोरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नहीं है, तो उस आधार पर निर्णय होता है। तो मुझे लगता है, लेकिन जहां तक ये बात है तो ये विशुद्ध रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है। सपोज श्वेता जी, अगर कल से इलेक्शन कमीशन तय कर दे कि पार्टियां रैली करेगी, लेकिन रैली के अंदर आप 1000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी और फॉलो करेगी। इसको कोई डिनाई करने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई देखिए, वो एक संवैधानिक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अभी राज कर रही है, तो हमको सभी पार्टियों को, नॉट ओनली भारतीय जनता पार्टी, देश की जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको उसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये चुनाव की बात हुई, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, गाइडलाइन सामने आ चुकी है, जो भी बड़ी गैदरिंग होती है उसमें भी लिमिटेशंस हैं, क्या उस पर सख्ती की जा रही है कि अगर उस एक तय जो आंकड़ा है उससे ऊपर होते हैं लोग तो फिर उस पर एक्शन लिया जाए? क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो गाइडलाइन धरी की धरी रह जाएगी और लोग तो अपनी मनमर्जी करेंगे। नहीं, देखिए श्वेता जी, गाइडलाइंस जो होती हैं वो कानून नहीं होता। गाइडलाइंस होती है कि लोग उसको फॉलो करें अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन सरकार आज सख्त कदम उठा चुकी है। जो गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा के बाहर नहीं है, उन पे चालान हो रहे हैं। जो बाज़ारों में भीड़ एकत्रित अगर होती है तो उन पे देखा जा रहा है, वहाँ पे जो व्यापार संघ है उनसे बातचीत करके उसको रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे पहले अपना स्वयं का आचरण देख रहे हैं। हम लोगों ने इस तरह के भीड़ भरे आयोजन बंद कर दिए हैं और गाइडलाइंस की पालना करने की हमने अपील कर रहे हैं। हम खुद जो हमारे कार्यक्रम है, हमारे इवन पार्टी कार्यालय में भी अगर कुछ काम होता है तो गाइडलाइंस की पालना के अनुरूप। 31 के लिए जो छूट दी गई, तो क्या उसे लेकर अफसोस है उस डिसीजन पर?
देखिए 31 को जो छूट दी आंकड़े गई, 1 तारीख से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जितने भी निर्णय ये कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर के लिए गए, मुख्यमंत्री जी ने ये ट्रांसपेरेंसी के साथ लिए हैं। ये खुद ने निर्णय नहीं लिए, बंद कमरे में नहीं लिए, किसी 4 आदमियों के साथ नहीं लिए, सभी ओपन मीटिंग थी। ओपन मीटिंग में शामिल थे एनजीओज, ओपन मीटिंग में शामिल थे धर्मगुरु, ओपन मीटिंग में शामिल थे विशेषज्ञ, ओपन मीटिंग में शामिल थे डॉक्टर्स, सब लोग थे। तो जब सब लोग थे तो उन सबकी राय से सहमति ओपन मीटिंग हुई थी, उसमें जब 28 तारीख को मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर विशेषज्ञ भी थे, और हमने यहाँ पे फर्स्ट इंडिया पे भी इस चीज को डिस्कस किया है कि बाकायदा विशेषज्ञों ने राय दी थी कि साहब 31 का जो फंक्शन है आप उसको रद्द कीजिए, उस पर पाबंदियां लगाइए। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये फैसला विशेषज्ञों की बात न मान करके राजनीतिक लोगों की बात मानी, जिसका खामियाजा आज देश की राजस्थान की जनता को और जयपुर की जनता को स्पेशली भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था, सभी लोगों के साथ मिलकर के निर्णय लिए, सामूहिक निर्णय था। और इसमें जो कोरोना महामारी के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये राजस्थान में तो बहुत कम है। आप पड़ोसी राज्य में देखिए, क्या दिल्ली, हमारे जो बॉर्डर लगा हुआ है दिल्ली का इतना बड़ा, दिल्ली में अगर 10,000 मामले रोज आ रहे हैं तो राजस्थान में बढ़ेंगे। हमारा ट्रेड होता है, आना जाना होता है, लोग अप डाउन करते हैं दिल्ली से। आप गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, पूरे देश में बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन जब आया था तो ये साउथ अफ्रीका से आया था, तो उस वक्त ही इसकी रोकथाम होनी चाहिए थी। ये वेरिएंट 5 गुना रफ्तार से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अभी जो राज्यों के स्तर पर हो सकता है उस पर तो सख्ती कर देनी चाहिए। आप एग्जांपल दे रहे हैं कि दूसरे सटे हुए राज्य हैं, तो क्यों ना बॉर्डर ही सील कर दिया जाए? कुछ तो सख्त करना पड़ेगा ना। आप अगर हमसे बात कर सकेंगे, हम चर्चा कर सकेंगे, आंकड़े वैसे ही तेजी से बढ़ते रहेंगे। मिथिलेश जी कुछ कह रहे थे। मैं ये जो अभी कह रहे थे कि राजनीतिक निर्णय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि नए नए हमारे पर्यटन मंत्री बने हैं जो नाराज होकर पहले चले गए थे, उनको खुश करने के लिए, क्योंकि कुंवर विश्वेंद्र सिंह ने पहले ही अलाउ कर दिया था कि होटलें बुक हो चुकी है और 31 का कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। ये केवल एक औपचारिक मात्र का चर्चा हुई थी ओपन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि होटल एसोसिएशन के लोग 2 दिन पहले ही माननीय विश्वेंद्र सिंह जी से मिले थे और विश्वेंद्र सिंह जी ने क्लियर कर दिया, और उस मीटिंग में पहले ही मूड था सबका कि होटल को छूट दे दी जाएगी। हालात यह है कि दिल्ली वगैरह से बम्पर लोग आए। लास्ट टाइम तो होटलों ने अपनी जो बुकिंग की रेट थी वो 4 गुना तक बढ़ा दी, होटलों में जगह नहीं थी। तो ये जो तमाम जो चीज है उसमें कहीं ना कहीं अब इसे सियासी मुनाफा कहो या राजनीतिक दबाव कहो, या जो नया नया अपने गले लगा है उसको कैसे नाराज करें। घर में नया बच्चा आया है, वो रूस के चला गया था, सुबह उठा शाम को वापस आया था, उसकी बात को कैसे नहीं रखते सीएम साहब। तो सीएम साहब कहीं ना कहीं जो घर से सुबह उठ के आया था, शाम को वापस लौट आया उनके खेमे में, उसकी बात को रखते हुए ये कोरोना को निमंत्रण दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में कोई शर्म लेकिन आशीष जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ठीक है जो भी गाइडलाइन आ गई है, लेकिन उसको सिर्फ लोग माने या ना माने उन पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अभी से ही सख्ती की जरूरत है, क्योंकि डर से ही सही तभी लोग मानते हैं। श्वेता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो आप गाइडलाइन बना रहे हैं एटलीस्ट उसकी पालना तो कराइए। आप देखिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि साहब हमने तो नाइट कर्फ्यू हटाया ही नहीं है। मतलब स्थिति ये थी कि नाइट कर्फ्यू चल रहा था, हम सब लोग, मैं उसमें अपने को भी शामिल करता हूं, हम सभी लोग श्वेता जी उसका उल्लंघन कर रहे थे और कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये तो परिपाटी गलत है ना, कि अगर आप किसी गाइडलाइन को बनाते हैं तो उसका आप पूर्ण सख्ती से पालना कराइए। आप देखिए राजस्थान के हम कहते हैं कि सख्ती नहीं हो, गाइडलाइन सबको पता है, लेकिन जब सख्ती होती है, चालान कटते हैं, आपको रोक कर पूछा जाता है, तभी डर से ही सही लोग उसकी पालना करते हैं। और डर से ही सही, लेकिन पालना कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। सचिवालय में पहुंच गया कोरोना, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या आ गया है। बिल्कुल, और ये सब बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें भी है, आंकड़े भी है, और अलर्ट रहने के लिए ये उदाहरण है जो हम सबको कहते हैं कि आप अलर्ट रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कोरोना का तनाव तो है, दूसरी तरफ चुनाव इस पर भारी पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बातें हो रही हैं, इतने सवाल उठ रहे हैं, सीएम ट्वीट करते, क्या इलेक्शन कमीशन इसे लेकर कोई फैसला करेगा इन रैलियों को लेकर? क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में रैली में ही भीड़ इकट्ठी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, और ऐसे में तेजी से कोरोना फैल रहा है। आंकड़े जो है वो कम से कम यही बयान कर रहे हैं, लेकिन सख्ती की जरूरत है। राज्य स्तर पर भी जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। फिर बॉर्डर सील करना हो, लॉकडाउन की जरूरत पड़े या जो भी, क्योंकि आज वक्त यही है कि अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इन्हें यही रोका जाए, नहीं तो सेकेंड वेव कैसी थी वो कोई भूल नहीं सकता है, न भूल पाएगा, और ऐसी स्थिति कोई नहीं चाहता है कि प्रदेश में या देश में आए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।